चलिए आइए स्टार्ट करें। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें वॉल्यूम क्लियर है, स्क्रीन विजिबल। आइए शुरुआत करते हैं फिर। तो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, दैट इज आपका मैक्रो का चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर कुल मिला के आपके कितने यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहले 3 यूनिट तो आपका बेस बिल्डिंग के लिए है। उसके बाद जो मेन कंटेंट आता है वो चैप्टर 4 यूनिट नंबर 4 में आता है। आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ना मैंने अगेन काफ़ी कंसाइज्ड चीज़ें डाली हुई हैं। अगर आपको इससे भी डिटेल में पढ़ना हो तो डेफिनेटली बुक को रेफर करें। ये इस तरीके से है कि आपको सारा रिविजन हो जाएगा नेशनल इनकम, बट इसके साथ मैं आपको बोलूँगा कि आपने इसके बैठ के न्यूमेरिकल्स सारे करने हैं, जितने भी आपके मैक्सिमम हो पाए। इस टाइम पे इलस्ट्रेशंस कर लेंगे, वो भी मोर देन इनफ है। अगेन इस टाइम पे जो आपको करना है टारगेट, इसका घर पे आज मैं आपको सारा लिख के दूंगा कि घर पे आपको क्या क्या टारगेट अचीव करके लेकर आना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. For example, national income, aggregate output. यूनिट नंबर 1 के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसके क्या बोलते थे हम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेड है। मुझे बताओ वैसे आपके एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? 4। हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट आपको अज्यूम करवाया जाता है कि आपके लेवल पे सिर्फ 2 सेक्टर ही है। दैट इज आपको सिर्फ फॉलो करना है क्या? 2 सेक्टर मॉडल। एक हाउसहोल्ड होगा और एक फर्म्स होगा। तो सबसे पहले ये देखिए सर्कुलर फ्लो बना हुआ है स्टेप नंबर 1 के अंदर। जो हाउसहोल्ड है, वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और स्टेप नंबर 2, उसके बदले में इनको पैसा मिलेगा, फैक्टर पेमेंट्स, लैंड के बदले में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे पैसों की बात हो रही है और यहां पे इनपुट्स की। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो गुड्स इन्होंने प्रोड्यूस किए, वो गुड्स अल्टीमेटली किसको बेचेंगे? हाउसहोल्ड को ही बेचेंगे। स्टेप नंबर 3। और उस गुड्स के बदले में इनको पैसा मिलेगा, यहां से यहां पे पैसा जाए। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो बाहर का ये जो सर्कल बनता हुआ इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, ये पैसों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। और ये जो अंदर का सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अंदर का सर्कल क्या दिखा रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो आउटफ्लो, इनपुट आउटपुट का इनफ्लो आउटफ्लो। तो इसको बोलते हैं हम क्या? रियल फ्लो। तो आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसी पे ज्यादा फोकस करा गया है। यूनिट नंबर 1 के अंदर भाई ये सर्कुलर फ्लो होता है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बस ये है। एक तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, एक रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो का एक डिफरेंस होता है, वो याद रखना है, एक स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट। इसको मैं हल्का सा बुक में से आपका रिकैप करवाता हूं, बट पहले एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर ले। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेटिंग इनकम in production process, its distribution amongst factors of production, that is land, labor, capital, entrepreneurs, and finally its circulation from household to the production units in the form of consumption expenditure on goods and services of these units. इसको अगर मैं 3 फेजेस में डिवाइड करूं, एक होता है जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन। क्या कह रहा हूं मैं? इधर देखिएगा, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन। तो अगर मैं इनको ऐसे लिखूं ना, तो ये हो गया प्रोडक्शन। जो आपका नेशनल इनकम में मेथड का नाम क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसे क्या बोलते हैं? इनकम मेथड।
और ये लास्ट में डिस्पोजिशन फेज एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो आपके 3 तरीके के मेथड निकल के आते हैं ना वो यहीं से निकल के आते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेशन गिवन है फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल्स। इसका डिफरेंसेस भी गिवन है आपकी बुक में। फ्लो का मतलब क्या होता है, विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक कॉन्सेप्ट विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आपको इसके डिफरेंसेस एक बारी बुक में से रीड मारने हैं। अच्छा ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। रियल फ्लो के अंदर क्या होता है बच्चों, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू द फर्म्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज की बात ही चलती है। तो अगर मैं सिर्फ रियल फ्लो को देखूं, इसे बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज। इसका एक और नाम भी होता है, इसे नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, नॉमिनल फ्लो। अगला आता है मनी फ्लो। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू द हाउसहोल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज and corresponding flow of consumption expenditure from household to the firms for purchase of goods and services produced by the firms। यहाँ पे पैसों के बदले में पैसों की बात चल रही है। अगर आप येलो वाला फ्लो देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखें इसे फिजिकल, हमने उल्टा कर दिया क्या, हमने बच्चों गड़बड़ कर दी। हाँ यस यस यस, रियल फ्लो के अंदर लिखिए फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो के अंदर लिखिए नॉमिनल फ्लो। हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ठीक है, इसके सिनोनिम्स गिवन है बच्चों और यूनिट नंबर 1 यहीं पे फिनिश हो जाता था। इसके बाद यूनिट नंबर 2 के अंदर ना बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते थे। वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। अगेन कुछ रह जाए तो बुक में से रेफर कर लेंगे। अभी सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता था डोमेस्टिक टेरिटरी का। बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है, इसके अंदर कुछ चीजें प्लस होती थी, कुछ चीजें माइनस होती थी, वो भी डिस्कस करते। इट रेफर्स टू द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इस डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, इसके अंदर ये 3 चीजें बच्चों प्लस होती हैं। क्या क्या प्लस होती हैं, शिपिंग्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। कोई फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स है एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द नेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। और तीसरा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, इसके अंदर लिख लीजिए इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। एडिशनली 3 चीजें। पॉइंट नंबर 1, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। अगेन शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया। पॉइंट नंबर 2, वेसल्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। और पॉइंट नंबर 3, एम्बेसी एक्सेट्रा आउटसाइड इंडिया। हाँ, इंडियन एम्बेसीज, ये सब इंडिया की टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और भी चीजें हो सकती हैं बट ये एग्जांपल्स इतना काफी है। डिटेल के लिए आप बुक में से ऑब्वियसली रेफर करिए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वो तो चीज हो ही गई जो आपको समझ में आती है। इसके अंदर 3 चीजें प्लस होंगी और ये 2 चीजें माइनस होती है। किसी और कंट्री का एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया में है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा फ्रॉम इकोनॉमिक सेंस। तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 1, एम्बेसी ऑफ अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें 3 चीजें प्लस हो जाएंगी। आपको 1 मार्कर्स के हिसाब से थोड़ा बहुत याद रखना। अगला क्या आता है बच्चों, इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट्स। कौन सा, ये वाला मैं समझा देता हूं।
अब बच्चा कह रहा है कि सर ये जो टेरिटरी है इसके अंदर ना ये वेसल वाला पॉइंट थोड़ा डिटेल में ले जाइए, आइए समझा देते हैं। अब होता क्या है ये समझो, जैसे ये इंडिया है, इंडिया ये ना बड़ा छोटा सा बाउंड्री होता है इंडिया के साथ पानी में, वाटर वाटर बाउंड्री होता है। तो ये वाटर वाला जो बाउंड्री होता है ये इंडिया की बाउंड्री का पार्ट बनता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। इसके बियॉन्ड एक और बाउंड्री होती है, ये होता है 200 नॉटिकल माइल्स। अगेन इसको ना मैं हटा देता हूँ, ये आपको याद करने की जरूरत तो है नहीं डाटा, नहीं। ये वाला जो हिस्सा है ना ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंडर तय होता है कि जिस भी कंट्री के अंदर पानी का एक्सेस है इतना एरिया उसका बाउंड्री कंसिडर किया जाएगा, और ये वाला एरिया उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये वाला एरिया बाउंड्री नहीं है, बट अगर इधर कोई रिसोर्स मिला उस पे एक्सक्लूसिव राइट इंडिया का होगा। अच्छा, तो ये रिसोर्स जो मिलता है ये इस पे इंडिया का राइट होगा, ये बताता है ये EEZ। होता है बहुत कंट्रीज के साथ कोलाइड होता है आपस में, फिलहाल के लिए आपके लेवल पे वो चीज रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मान लो तेल निकल के आ गया, तो तेल निकल के आ गया, इधर जो वेसल लगा होगा तेल को निकालने के लिए, ऑयल रिग, या कोई मछली का रिसोर्स मिल गया या यूरेनियम कुछ भी रिसोर्स मिल गया, तो वहां पे उसको एक्सट्रैक्शन के लिए जो वेसल्स होंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स होंगी, फ्लोटेशन प्लेटफॉर्म्स होंगे, ये भी इंडिया का पार्ट माना जाए। अगला कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट्स, यहां पे लिख लीजिएगा, वर्सेस, यहां पे इसको ना कॉन्सेप्ट को ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, रेजिडेंटशिप वर्सेस सिटीजनशिप। रेजिडेंटशिप वर्सेस सिटीजनशिप। अब कोई भी कंट्री के आप रेजिडेंट कब बनते हो, refers to an individual or institution who ordinarily resides in the country for a period of, condition number 1, more than 1 year। आप किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहे हो, एंड whose सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, मतलब उसी कंट्री में पैसा कमा रहे हो, उड़ा रहे हो, बचा रहे हो, दोनों चीजें। प्रैक्टिकली जब आप बड़े होंगे दूसरी कंट्रीज में जाएंगे ना तो कंडीशन वेरी भी कर सकती है, बट अभी के लिए ये 2 कंडीशन होती है, 1 साल से ज्यादा के लिए और आपको पैसा कमाना वगैरह उस कंट्री में है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। रेजिडेंटशिप में होगा वो। सिटीजनशिप के अंदर क्या होता है कि आपको उस कंट्री का पासपोर्ट ही मिल जाएगा, तब आप उस कंट्री के सिटीजन हैं। सिटीजन बनने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो आप वहां पे पैदा हो जाओ। अब जैसे रिसेंटली अमेरिका ने भी अनाउंस किया है कि अगर आप अमेरिका में पैदा भी हो गए ना आपको यहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिलने वाला। अब वो क्या कंडीशंस चेंज किया पता नहीं, बट पैदा होने पे पहले कई सारी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में होता था कि आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो लोग क्या करते थे, प्लानिंग ही ऐसे करते थे कि वहां जाके बच्चा करेंगे ताकि वहां का सिटीजन मिल जाए आपको। दूसरा कंडीशन होता है, या फिर आप उस कंट्री का लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दो तो आप वहां के सिटीजन बन जाओगे। जैसे इंडिया के अंदर क्या है कि अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो कुछ 5 साल 6 साल ऐसा कुछ कंडीशन है कि आप रहो, उसके बाद आपको और भी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाता है। इसके अंदर सिटीजनशिप के लिए और भी तरीके होते हैं, जैसे कनाडा, मेरे हिसाब से अमेरिका भी पहले क्या करता था कि आप अगर मान लो वहां पे कुछ एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको इन्वेस्टमेंट वीजा मिल जाएगा, वीजा नहीं इन्वेस्टमेंट सिटीजनशिप या PR मिल जाएगा। हाँ मतलब है ऐसा, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि वहां पे ऐसा कुछ कानून है कि अगर आप वहां पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको वहां पे सिटीजनशिप मिल जाएगा, ऐसा वहां का कानून है। अब क्या चेंजेस आ जाते हैं वो अलग बात है। तो सिटीजनशिप क्या होता है, यहाँ तो आप पैदा हो जाओ उस कंट्री में, कुछ कंट्रीज अलाउ कर देती है सिटीजनशिप, या फिर आप वहां की लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। ऐसा भी हो सकता है आप रेजिडेंट किसी और कंट्री के हो, पासपोर्ट आपके पास किसी और कंट्री का है, ऐसा भी होता है कि रेजिडेंट आप किसी और कंट्री के हो, सिटीजन आप किसी और कंट्री के हो।
अब इसके ना जैसे आपने बोला तो पासपोर्ट उसका अमेरिकन है तो वो तो सिटीजन अमेरिका का हो गया, ये तो पक्की बात है। फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंटशिप ये आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपकी बुक में गिवन है। इन एक्सेप्शंस को एक बार रीड मार लीजिएगा, आपको काफी अच्छे से पिकअप हो जाएगा। मेन डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप, इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप या तो आप पैदा हो गए हो इंडिया में, या आप अगर इंडिया से बाहर पैदा हुए हो तो इंडियन लॉज पूरे कर। और रेजिडेंटशिप आप कब होती है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। अगेन इसको ना आप जब कॉलेज में जाएंगे या सीए के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे स्टडी करेंगे तब आपको दिखेगा एक लॉ आता है इनकम टैक्स लॉ, वहां पे ये बड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस होता है सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। तो आप रेजिडेंट कब बनते हो, जब आप उस 1 साल से ज्यादा रह रहे हो एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपका उस कंट्री में। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। केस स्टडी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए जो आप पूछ रहे हो ना, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। लाइए आप, हेलो, फॉर्म्स ऑफ ये कर लिया ना सारा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट करिए। अगला आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, वन लाइनर्स। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है कि आपने कोई फैक्टर सर्विस दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, मतलब मेहनत की इनकम। ट्रांसफर इनकम, आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, फ्री का, जैसे गिफ्ट मिल गया, आप ग्रांट्स मिल गई। तो फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। दिस इज इंपॉर्टेंट। दो तरीके के गुड्स होते हैं बच्चों, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने आपको ऐसे समझाया था कि कोई भी गुड है, कोई भी बच्चों गुड्स है, वो गुड फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यूजेज क्या है, कि आप जो गुड्स है उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। यूजेज पे डिपेंड करेगा कि उस गुड का नेचर क्या हो। समझ में आता है ये बात, गुड के यूज पे। अच्छा, ऐसे भी मैंने समझाया था कि मान लीजिए ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री। अगर कोई गुड ये लक्ष्मण रेखा पार कर गया, प्रोडक्शन बाउंड्री पार कर गया, तो उसे बोलेंगे फाइनल गुड। बट अगर उसने लक्ष्मण रेखा यानी कि प्रोडक्शन बाउंड्री पार नहीं किया तो उसे बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। जैसे अगर आपके पास मिल्क है और मिल्क आपने बेच दिया रीसेलिंग पर्पस के लिए, जैसे अमूल की डेयरी हो गई, मदर डेयरी हो गया, ये दूध को बेचने के लिए रखते हैं अपने पास, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। बट अगर आपने दूध कंज्यूम कर लिया, लक्ष्मण रेखा पार हो गई, तो फिर फाइनल गुड। दोबारा से, फाइनल गुड रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट इज फॉर रीप्रोड्यूस। या तो आप गुड्स को कंज्यूम कर लीजिए, फाइनल कंज्यूम कर लीजिए, आपने यूज किया गुड, मिल्क दूध पी गए आप, फाइनल गुड है। या फिर आपने उस गुड्स के इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे बड़ी मशीन ले आए, उस मशीन से आप क्या करेंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट करके फर्दर प्रोड्यूस करेंगे ना चीजें, तो वो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट, दैट इज फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट पे आ जाएगा वो। इंटरमीडिएट गुड रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल पर्पस, दूध लिया, दूध को दूध की तरह बेच दिया, या फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। यहां पे ना ध्यान से रीड करिएगा, फॉर रीसेल पर्पस, ये तो समझ में आ गया ना, दूध को दूध की तरह बेच दिया, या फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दूध का दही बना दिया और फिर दही बेचा। समझ में आ रहा है डिफरेंस। और तीसरा टर्म, विद इन द सेम ईयर, आपने आज 10 किलो, वैसे तो दूध लीटर में होता है, आपने आज 10 लीटर दूध खरीदा, जिसमें से सिर्फ 7 लीटर दूध ही इस्तेमाल किया, तो ये 7 लीटर दूध जो है वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। जो बाकी बचा हुआ 3 लीटर है ना, इसे आप अकाउंटिंग की भाषा में इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक बोलते हो, और स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है, तो वो फाइनल गुड हो जाता है।
समझ पा रहे हैं? अगर आप में से किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट याद भी हो तो आप वैल्यू एडेड में क्या करते हो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। समझ पा रहे हैं? वो अभी डिटेल में, चलो वो डिटेल में कर लेंगे, अभी इतना समझ में आ रहा है। तो कोई भी गुड, लक्ष्मण रेखा क्या बोल रही है बच्चों, लक्ष्मण रेखा ये बोल रही है कि अगर आपने कंज्यूम कर लिया ना तो वो फाइनल गुड है। रेस्टोरेंट वाले का एग्जांपल जैसे बोल रहे थे, उसने खाना लिया, खाने को खाने की तरह बेच दिया पैकिंग चेंज करके, इंटरमीडिएट। खाना खरीदा, उसके अंदर चेंजेस करके मतलब खुद पका के बेचा, इंटरमीडिएट गुड। विद इन द सेम ईयर नहीं बेचा, मतलब अगले साल जाके बेचा, कुछ ऐसा पैकिंग का सामान रख लिया जैसे फास्ट फ्रोजन फूड वगैरह नहीं होता, तो वो फाइनल गुड बन जाएगा। सेम ईयर बेचा तो इंटरमीडिएट गुड। तो ये 3 टर्म्स का आपको ध्यान रखना है। फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ, आइदर फॉर कंजम्पशन, लक्ष्मण रेखा क्या बोल रही है, या तो आप कंज्यूम कर लीजिए या आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किया। इन्वेस्टमेंट मतलब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती जो 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट का एग्जांपल चल रहा है तो उसी को समझिए, आपने बड़ा एक फ्रिज खरीद लिया तो वो फाइनल गुड है। अच्छा, बट अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जो फ्रिज को फ्रिज की तरह आगे बेच देती है तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड है उसके। तो गुड्स वही है, उसका यूज या पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करेगा उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये भी आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने आपकी ना बुक में से पिकअप किया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल था और बढ़िया से सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो फाइनल गुड्स के 2 कैटेगरी हो गए, कंजम्पशन गुड्स। दिमाग में एग्जांपल क्या रखना है, जैसे शुगर के एग्जांपल दिमाग में रखिए, इट इज यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, आप शुगर खा गए, कंज्यूम कर लिया, खा गया। अच्छा, इंटरमीडिएट ये कब होगा, इंटरमीडिएट तब होगा यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, चीनी से आपने मिठाई बना दी, फर्दर प्रोडक्शन, या रीसेल पर्पस के लिए, चीनी को चीनी की तरह बेचने के लिए। अच्छा, अगर आपके पास ये चीनी जो है क्लोजिंग स्टॉक की तरह पड़ी रह गई, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक जिसे इन्वेंट्री बोलते हैं, तो इसे कैपिटल गुड्स बोलेंगे। तो आपको पर्पस बड़ी ध्यान से समझना है। गाड़ी है, अगर घर वालों ने खरीदी तो कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स। अगर रीसेल पर्पस से खरीदी, इंटरमीडिएट। अच्छा, आपको लग रहा होगा, बच्चा कहते नहीं सर क्या इससे फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ मतलब गाड़ी का कुछ बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको नहीं, टैक्सी सर्विसेज तो यहाँ पे आ गई ना, टैक्सी ड्राइवर के लिए तो वो टैक्सी कैपिटल गुड हो गया, फाइनल गुड हो गया, फाइनल गुड हो गया ना वो। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, आपने उसको फर्दर प्रोडक्शन, ऐसा हो सकता है कि आपने गाड़ी को मॉडिफाइड वाली गाड़ियां नहीं आती आजकल, वो कह सकते हो कि गाड़ी खरीदी, फॉर एग्जांपल आपने बलिनो ही खरीद ली, उसके मॉडिफिकेशन कराई, रूफ कटवा दी ना, ऐसे कुछ चीजें मॉडिफाई करवा दी, नाइट्रोस लगवा दिया, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा फिर गाड़ी, मैंने मॉडिफाइड कार जो होती है। हाँ बोल, कर रहा हूँ। तीसरा, अगर आपने परचेज किया, टैक्सी ड्राइवर ने खरीदा एज टैक्सी, तो इसका पर्पस क्या है वो गाड़ी खरीद रहा है ना रीसेल के लिए ना फर्दर प्रोडक्शन। अब बच्चा कहता है कि सर फर्दर प्रोडक्शन कर तो रहा है वो, ध्यान से समझना, ये ना 2 चीजें अलग अलग हैं। ये भी फर्दर प्रोडक्शन करता है, ये भी फर्दर प्रोडक्शन है, दोनों फर्दर प्रोडक्शन में फर्क है। जो कैपिटल गुड्स वाली फर्दर प्रोडक्शन है ना, यहां पे जो गुड्स होती हैं उसकी आइडेंटिटी फिनिश नहीं होती, उसकी आइडेंटिटी इंटैक्ट रहती है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे टैक्सी ड्राइवर टैक्सी इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है टैक्सी के सर्विसेज के लिए, तो वो टैक्सी तो टैक्सी रहने वाली है, उसकी आइडेंटिटी तो नहीं खत्म हो रही ना, तो वो फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड्स आ जाएगा। बट यहां पे अगर उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, जैसे आप लक्कड़ से टेबल बना रहे हो तो लक्कड़ की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ना, तो वो फर्दर प्रोडक्शन इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट, कंज्यूमिंग टाइप, कंज्यूमिंग नहीं,
वो टाइप ऑफ यूजेज कह सकते हो, बट कंज्यूमिंग तो यहां पे आ जाएगा। कंज्यूमिंग यूजुअली टर्म यूज होता है फॉर हाउस होल्ड पर्पस, और ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए। कंजम्पशन के साथ हाउस होल्ड यूज होता है और प्रोडक्शन के साथ फर्म्स। इफ परचेज बाय फर्म यूज इन द बिजनेस, आपने बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए किया तो भी ये उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, और क्या एग्जांपल कह रहे थे? हाँ, कह सकते हैं। क्लोथिंग, अगर घर वालों ने खरीदा, क्लोथिंग लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जिसे हम अगेन इन्वेंट्री या स्टॉक बोल सकते हैं। टेलर ने इससे ड्रेस बना दी, फर्दर प्रोडक्शन। इट इज परचेज बाय गारमेंट शॉप और रीसेल, कपड़े को कपड़े की तरह बेचने के। अच्छा, सर्विसेज, इट इज यूज बाय हाउस होल्ड। क्या सर्विसेज कैपिटल गुड्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप इससे फर्दर प्रोडक्शन स्टोर नहीं कर सकते ना आप इसको बेसिकली, तो प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाती है। इफ यूज बाय एंटरप्राइज, जैसे आपने किसी अकाउंटेंट की, सीए की सर्विस यूज किया किसी बिजनेस ने, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा। तो ये टेबल मुझे बड़ा सही लगा था, तो बुक में से आपकी एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया था कि भैया इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएंगे केसेस। तो इंपॉर्टेंट है टेबल, इसको थोड़ा ढंग से कर लीजिए। तो इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 2 में इतना ही था। अगला यूनिट आता है बच्चों, अगला यूनिट, यूनिट नंबर 3 जो था, ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है और बेसिक न्यूमेरिकल्स के साथ डील करता है। यहां पे ये 3 ग्राफ गिवन है, जो कि ये 3 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, आइए इसको भी कवर कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट? नो सर। आइए, सबसे पहला ग्रॉस डेप्रिसिएशन, यहां पे नेट नहीं लिखा। अब बच्चों सिंपल सी बात है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स है आपके पास, इससे आपको नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। अब अगर आपको 11वीं क्लास याद है अकाउंट्स की या नहीं याद है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप फिक्स्ड एसेट्स इस्तेमाल करते हो या आप इन्वेस्टमेंट्स इस्तेमाल करते हो, तो आपका वो एसेट का वैल्यू गिर जाता है, उसकी क्षमता गिर जाती है। जैसे आपने इंडियन इको के अंदर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था ना, जहां पे ये बताते हैं कि भाई जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे थे, रूल कर रहे थे, तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। तो जब वो इंडिया को छोड़ के गए तो उसके अंदर बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एम्प्यूटेटेड थी, डेप्रिशिएटेड एसेट्स थे। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया की प्रोडक्शन की क्षमता कम हो गई थी। उन्होंने जो हमारे रिसोर्सेज थे वो वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत इस्तेमाल किए, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर गई उससे। हमारे सोल्जर्स गए वहां पे, अगेन वो भी बात है, रिसोर्सेज भी गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज हुआ, तो उसका कैपेसिटी गिर गया और उसके अंदर अगेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। मोबाइल यूज करेंगे खराब होगा टाइम के निकलने की वजह से, ऑन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजी या अदर रीजंस, तो इसे बोलते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। तो आपको यहां पे याद क्या रखना है बच्चों कि अगर हम ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, नेट से ग्रॉस पे आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस। बात समझ में आया? अगला आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। रख दो मोबाइल। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो टैक्स आपको सरकार को डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं करना, हमने ये गवर्नमेंट बजट में किया था ना, जिसका बर्डन और लायबिलिटी टू डिपॉजिट अलग अलग जगहों पे। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि आपका बर्डन जैसे आप रेस्टोरेंट गए, आपके ऊपर है, बट आपने रेस्टोरेंट वाले को दिया तो रेस्टोरेंट वाले की लायबिलिटी है कि वो सरकार के पास जमा कर जीएसटी, और सब्सिडी जो सरकार से आपको बेनिफिट मिलता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आपको ये वाला याद रखना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। अगला आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ था? मेहनत वाली इनकम, अभी बात की थी ना हमने ऊपर।
फैक्टर इनकम रेफर्स टू दोज इनकम रिसीव्ड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेहनत वाली इनकम। तो फैक्टर इनकम का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है। नेट का मतलब फ्रॉम माइनस टू। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो नेशनल कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, नेशनल से डोमेस्टिक पे गए तो एनएफआईए माइनस हो जाएगा, और डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो एनएफआईए प्लस हो जाएगा। 3 कंपोनेंट्स क्या क्या बच्चों इसके, 1 2 3, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे ये क्या हो गया बच्चों, सैलरी, ये क्या हो गए प्रॉफिट्स, ये क्या हो गया हमारा रेंट। वैसे तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी इसी का पार्ट बन जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप का ही, प्रॉफिट्स का ही पार्ट बन जाता है। अभी आप इनकम मेथड में समझ जाएंगे। नेट क्यों लिखा हुआ है, नेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, फ्रॉम माइनस। बात समझ में आया, रिपीट करूं कुछ इसके अंदर। इसके ना आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है, वो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करने के लिए दूंगा। ये देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, मैंने ये भी डाल दिया था। इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ग्रॉस वैल्यू लेके चलना है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट लेके चलना है, और मार्केट वैल्यू लेके चलना है। तो ये 3 टर्म्स बड़े जरूरी है। अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना, एनडीपी एट एफसी का मतलब डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पेपर में कई बार न्यूमेरिकल में बोल देता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, और ये नहीं पता था डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है। तो एनडीपी एट एफसी दिस इज डोमेस्टिक इनकम, एनएनपी एट एफसी दिस इज नेशनल इनकम। आपको ये ध्यान रखनी है बात। अगर आपको गिवन है, मान लो एनएनपी एट एफसी निकालना है और आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है, तो यहां से यहां पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रॉस और नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे आप, प्लस नेट फैक्टर इनकम। एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या ये समझ में आता है, ये समझ में आता है हमें, क्लियर है यहां तक। तो ये एक चार्ट मैंने यहां पे रेप्लिकेट कर दिया बुक में से आपकी, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने। आपका जो एक और अभी टॉपिक में करवा रहा हूं, आपका जो होमवर्क रहेगा आज में थोड़ा थोड़ा वो भी आपके साथ साथ समझाता चला जाता हूं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, इसके आप सारे एमसीक्यूज निपटाइए। पॉइंट नंबर 2 नेशनल इनकम के जितने भी एमसीक्यू गिवन है इस बुक में वो निपटाने हैं, प्लस आपकी बुक के अंदर ना, जैसे चैप्टर नंबर 3 है, इसके लास्ट में ना कुछ न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशन 1 से लेके 10, मैक्रो। और इसी तरीके से जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 के अंदर लास्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये रहे। तो अगर आपके आप आज इसके ऊपर टाइम लगाएंगे तो आज इसके बस इलस्ट्रेशन 1 से लेके 30-35 तक कर लीजिए, उसके अंदर सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। ये जैसे मैं अगर इसको समझाऊं तो ये देखिए, चैप्टर नंबर 4 के अंदर ना मैं आराम से समझाता हूं। स्टार्टिंग में आपको न्यूमेरिकल्स एक मेथड के मिलेंगे, फिर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे दूसरे मेथड के, जैसे मेथड चल रहा है, फिर इनकम मेथड आएगा, अभी करवाऊंगा रिवाइज, फिर एक्सपेंडिचर मेथड आएगा, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। कहां गया, शुरू हो गए थे यहां से, ये रहे। तो आप अगर इसके पहले 35 इलस्ट्रेशंस कर लेंगे ना, तो एक लेवल पे आप सेफ एरिया पे पहुंच जाएंगे आराम से। आपको लग रहा होगा होमवर्क ज्यादा है, बट अब लास्ट मोमेंट ही चल रहा है, एक बार पढ़ के दम तो लगाना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, अभी करवाता हूं रिवाइज।
अब बच्चों सबसे मेन टॉपिक चैप्टर नंबर 4, सबसे मेन पार्ट चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब ना नेशनल इनकम के 3 मेथड्स है, वैल्यू एडेड मेथड जिसे प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें से श्योर शॉट है कि न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसमें से डेफिनेट न्यूमेरिकल आना ही आना है। अब इसका ओवरव्यू तो मैं देने जा रहा हूं, बट मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा इसके न्यूमेरिकल जब तक आप लिख के नहीं करेंगे नहीं जाएगा दिमाग। तो टाइम अभी है, मैं समझाने तो सारा लगा बट देखते कितना पिकअप होता है। दूसरा बच्चे का डाउट ये आ रहा है कि सर न्यूमेरिकल के अलावा क्या नेशनल इनकम में से कोई थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं? यस, प्रिकॉशंस वगैरह आते हैं, वो भी मैं इसके थ्रू आपका पिकअप करवाता हूं। तो नेशनल वैल्यू एडेड मेथड के अंदर इसका ना एक चार्ट यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है, बहुत बढ़िया सा, ये देखिए। वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है बच्चों? वैल्यू एडेड मेथड बोलता है आप वैल्यू एडेड निकालिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी है क्या? ये आपको ना इंडियन इको में भी आते हैं, बहुत बार इंडियन इको में भी आते हैं, कहां पे कितनी डेवलपमेंट आई उसके ग्राफ्स गिवन होते हैं। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री बेस्ड, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, और टर्जरी क्या हो गया? सर्विस बेस्ड। इन तीनों का आप वैल्यू एडेड निकालो, उसको एड अप कर दीजिए, समेशन ऑफ वैल्यू एडेड करिए तो आपका निकल के आएगा जीडीपी एट। तीनों एरियाज का वैल्यू एडेड निकालो, उसको एड अप कर दीजिए तो आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। इसको हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों? वैल्यू एडेड निकालना है। स्टेप नंबर 2 उनका समेशन करना है। और स्टेप नंबर 3 आपको इससे जो भी मांगा गया है, अगर ज्यादातर आपसे नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी मांगेंगे तो ये तो आपका चैप्टर नंबर 3 में एडजस्टमेंट आ जाता है। सबसे ज्यादा इसके अंदर टॉपिक क्या तंग करता है? वैल्यू एडेड कैसे निकालना है। इसका बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट को इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स आपने कितना बेचा, चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आपने जो प्रोड्यूस किया और खुद ही कंज्यूम कर लिया। इसको भी नेशनल इनकम का पार्ट माना जाता है। अभी प्रिकॉशंस में आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब सिंपल भाषा में इनपुट, आपने क्या इस्तेमाल किया उस चीज को बनाने के लिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको समझ में आ गया, वैल्यू ऑफ इनपुट समझ में आ गया, तो बस उसको निकालना है हर लेवल पे, और हर लेवल पे निकालने के बाद उसका समेशन करना है। न्यूमेरिकल्स बिना करे इसके ऊपर हैंड नहीं आपका क्लियर होगा, आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे इसके। क्लियर होता है ये बात? इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या, मतलब ऐसा क्यों करते हैं वैल्यू एडिशन? डबल काउंटिंग रेफर्स टू द रिपीटेड इंक्लूजन ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम सबकी फाइनल गुड्स सबकी वैल्यूज कंसिडर कर लेना तो दिक्कत आ जाती है, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आता है। इसी वजह से हम वैल्यू एडिड एडिशनल वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। 2 ways टू अवॉइड, टेक वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट या टेक वैल्यू एडेड। तो ये इस तरीके से बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर ना ये यहाँ पे देखिएगा आपकी बुक में ना ये लास्ट में प्रिकॉशंस गिवन है। प्रिकॉशंस का मतलब क्या हुआ? इसमें से वन मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टेट करिए इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये बड़ा जरूरी पार्ट है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, जबकि इस पे जो कमीशन होती है वो इंक्लूड होती है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इसको इंक्लूड, सॉरी सर्विसेज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, बट प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स आर इंक्लूडेड। खा लिया तो वो गुड्स वो उसके अंदर इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, बट सर्विसेज है, मम्मी घर वालों के लिए खाना बना रही है तो वो काउंट नहीं होगा।
क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक, ये तो फॉर्मूला का ही पार्ट बन गया ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ सिंपली पेपर होता है, नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व। बट इस पे कोई कमीशन ब्रोकरेज होगा वो इंक्लूड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है बच्चों में? क्लियर है यहां तक हम? पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर यहां तक हम? Yes. It's so. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इनकम मेथड। अब बच्चों इनकम मेथड के लिए भी मैं इनका चार्ट ले लेता हूं। ये रहा। इनकम मेथड क्या कहता है, देश की जितनी भी इनकम आ रही है ना, इसको जोड़ दीजिए। हमने 3 फेजेस डिस्कस किए थे ना, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जहां पे जितनी भी देश की इनकम आ रही है सबके अलग अलग सोर्सेज की जोड़ दो। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसके बदले में मिलता है, मैं अगर लिख दूं इसके साइड पे, लेबर। लैंड या के बदले में रेंट। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। प्रोपराइटर या एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। कुछ ऐसी इनकम जो इन चारों में क्लियरली क्लासिफाई नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम में आ जाता है। क्लियर होता है बात? जैसे मान लीजिए आप सेल्फ अपना कोई काम शुरू करते हैं, आप अपनी दुकान खोल लेते हैं, तो पैसा आप खुद का लगा रहे हैं, खुद ही आप वहां पे काम भी कर रहे हैं, तो आपके वेजेस और इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रॉफिट वो डिवाइड नहीं हो पाते। तो मिक्स्ड इनकम के अंदर ना, क्लियर, बाहर कर दो, बाहर कर दो, अरे भाई कर दो ना बाहर उसको, एक सेकंड रुकिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे होल्ड करना। हेलो, चलिए आइए वापस रिज्यूम करते हैं। तो मिक्स्ड इनकम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके अंदर मिक्स्ड इनकम होता है। आप अलग अलग सोर्सेज को ना डिवाइड नहीं कर पाते क्लियरली। इससे निकल के आता है बच्चों, याद रखिएगा, एनडीपीएट-एफसी, और एनडीपीएट-एफसी से आपको एनएनपीएट-एफसी निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए बोला हो तो वही तीनों एडजस्टमेंट्स। इसको समझने के लिए ना मैंने यहां पे एक चार्ट आपकी बुक में से दोबारा से रेप्लिकेट किया है। सबसे पहला तो आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा सोर्स क्या था, रेंट एंड रॉयल्टीज, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप, और पांचवा मिक्स्ड इनकम। इनके ना अलग अलग सिनोनिम्स आपको याद रखने हैं। जैसे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर कैश में पे किया है, काइंड में पे किया है, या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ध्यान रखना एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है, क्या लिखा है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, वो आएगा। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट आ गया। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या रखा है यहाँ पे। एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चाहिए होता है बच्चों, प्रॉफिट। प्रॉफिट का सब डिवीजन क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर आप इन 3 सोर्सेस को जोड़ देंगे, ध्यान रखना, इसको, इसको और इसको, तो उसे ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली है क्या, 2 + 3 + 4, इन 3 चीजों का टोटल है। समझ में आता है यहां तक? और आखिरी में आता है मिक्स्ड इनकम। इन सबको जोड़ के आपका क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपीएट। समझ में आया? कोई डाउट्स? इसके प्रिकॉशंस भी एक बार फटाफट से रीड मारे। लास्ट में ना वैसे प्रिकॉशन सारे एक जगह पे आपको कंसाइज मिल जाएगा, एक वो डब्बा आता है। जैसे ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके बदले में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगेन सेकेंड हैंड गुड्स,
इस पे कमीशन इंक्लूड होगा, सेकेंड हैंड गुड्स का नहीं होगा। शेयर्स एंड बॉन्ड्स का सेम पॉइंट आ गया, इस पे कमीशन जो है वो इंक्लूड होगा। विंडफॉल गेन्स, ये इसका मतलब क्या होता है बच्चों? लॉटरी वगैरह आपने कोई ऐसी जीत ली है जिसमें आपकी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। आपने मान लीजिए लॉटरी, आपने नंबर निकाला, नंबर निकाल के आपको पैसा मिल गया, लॉटरी जीत गए, क्या आपने कोई मेहनत करी है उसके लिए? नहीं, लक बेस्ड है ना वो, तो भाई नंबर आ गया आ गया। ऐसा किसी को पता लग जाए कि लॉटरी में क्या नंबर आ रहा है, वो तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं जिंदगी में। दीज आर नॉट इंक्लूडेड। imputed value of services provided by owners of production unit will be included, जैसे imputed value of owner occupied house, ये ऊपर भी इंक्लूडेड था। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ये ऊपर भी इंक्लूडेड था। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स का, नॉट सर्विसेज। शेयर मार्केट से आपको प्रॉफिट हो गया क्योंकि आप तो उसमें एक्टिविटी करेंगे। क्या चीज? अब विंडफॉल गेम्स में अगर मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा था, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, बट मैंने उसमें प्रोडक्टिविटी। शेयर मार्केट को तो वैसे इंक्लूड नहीं करते ना। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड एज सच ट्रांजैक्शंस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो वैसे भी इंक्लूड नहीं कर रहे हम, ये तो वैसे भी इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर मैं आपके एग्जाम्पल को ऐसे इलैबोरेट करूं, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूं, आपने शेयर मार्केट के अंदर किसी कंपनी के शेयर खरीदे 100 रुपए के, उसको बेचा 500 रुपए का, तो ये 400 रुपए का फायदा है, ये इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदे, उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो इंक्लूड होगा प्रॉफिट्स के अंदर। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो अगर आपने कंपनी के शेयर्स को बेच के कोई प्रॉफिट हो रहा है, वो इंक्लूड नहीं हो रहे। बट अगर आपको शेयर्स के बदले में डिविडेंड मिल रहा है, तो वो इंक्लूड होगा। दोनों में डिस्टिंक्शन हो पा रहा है हमें क्लियरली? नेक्स्ट, विल बी इंक्लूडेड एज दीज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब ये तो इंक्लूड होगा। अच्छा, पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, डेथ ड्यूटीज, पहले मरने पे भी टैक्स था, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड। आपने क्योंकि ये पुराने प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इंक्लूड किया होगा, तो इस साल की एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा। ये समझ में आता है या कोई इलैबोरेट करने की जरूरत? क्लियर है यहां तक हम? इसका ना आगे जाके सबका प्रिकॉशंस का एक जगह पे कंसाइज्ड आपको डाटा मिलेगा, मैं समझाता हूं। आखिरी मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए भी मैंने यहां पे ये चार्ट आपकी बुक में से लिया है। बच्चों इसको ऐसे समझिए, हमने ये पढ़ा था कि y 4 सेक्टर होते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? हाउस होल्ड को, ये फर्म्स को, ये गवर्नमेंट को, ये रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को। ये बात समझ में आता है? अब ना एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, देखिए फॉर्मेट वही है, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट वही है। ध्यान से देखना कि भाई सारे खर्चों को जोड़ो, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, और यहां से यहां पे जाने के लिए वही एडजस्टमेंट्स। बट इस कॉन्सेप्ट में बच्चे को प्रॉब्लम क्या आती है, ये सारे नाम याद करने के लिए। कहां प्रॉब्लम आती है बच्चे को? ये सारे नाम याद करने के लिए। सबसे पहले आराम आराम से इसको मैं ब्रेक डाउन करूं, तो सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये किसके खर्चों को रिप्रेजेंट करता है? हाउस होल्ड के खर्चों को। नाम ही समझिए ना, प्राइवेट हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन का खर्चा। तो एक हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, और एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, ये कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हाउस होल्ड्स के लिए, तो वो भी आ जाए। ये समझ में आता है? तो ये हो गया यहां से यहां पे। फॉर्म्स का जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा होता है वो यहां पे आ जाता है। नहीं, ये नहीं, मैं इसको ना उल्टा इंटरचेंज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली याद रहे। गवर्नमेंट इधर आ गया, इन्वेस्टमेंट इधर आ गया, ठीक है।
गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो इधर आ जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इधर आ गया। इन्वेस्टमेंट का, अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ना बच्चे को तंग करके जाता है, अगर आप ये बनाना चाहो तो नीचे बना लीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए। इसका ना ये वाला हिस्सा ही सबसे ज्यादा बच्चे को तंग करके जाता है। इसका डिटेल वाला चार्ट मैंने नीचे बनवा रखा है, अभी उस पर लेकर आता हूं इसको 2 मिनट में। ये स्टार लगा के ना, ये नीचे इसका चार्ट गिवन है, ये रहा इसका, ये वाले का ये नीचे चार्ट गिवन है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नेट एक्सपोर्ट्स तो सिंपल है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसमें दिक्कत नहीं आती। मेन जो दिक्कत आती है जिसमें मैंने स्टार लगा रखा है ना, थोड़ा इस पे दिमाग लगाना होता है। अब बच्चों ध्यान से पढ़िए, ग्रॉस, इधर फोकस करिएगा। अगर यहां पे ग्रॉस है ना तो आपका जो ये निकल के आएगा वो ग्रॉस निकल के आएगा। अगर यहां पे नेट डोमेस्टिक गिवन होगा ना पेपर में आपको, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी। तो ध्यान रखना है आपको गिवन क्या है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ इसका, कि हमारे देश में जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो सब कुछ यहां पे है, यही बोल रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं ना। तो हमारे देश में जो कैपिटल बन रहा होता है बच्चों, याद करिए 2 तरीके के गुड्स थे। कौन कौन से तरीके के, एक आपके कैपिटल गुड्स थे और एक आपके इंटरमीडिएट गुड्स थे। तो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर एक होता था कंजम्पशन और एक होता था इन्वेस्टमेंट, सॉरी फाइनल गुड्स के अंदर यही था ना। अब कंजम्पशन वाले इससे तो आ गए, यहां पे कंजम्पशन तो दोनों आ गए ना यहां पे, चाहे वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन हो चाहे वो हाउस होल्ड का कंजम्पशन हो, ये तो आ गया। तो ये वाला हिस्सा तो कवर हो गया। अब इन्वेस्टमेंट रह गया। तो हमारे देश में जितना भी फाइनल गुड्स होगा, कैपिटल बन रहा होगा, वो सब कुछ इधर रिप्रेजेंट होके आता है। इतना यहां तक पहुंचे। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर मैंने कोई सामान खरीदा, कपड़ा खरीदा, तो वो इंटरमीडिएट गुड कब होता था, या तो मैं उसको रीसेल करने के लिए पर्पज से, या फर्दर प्रोडक्शन, कपड़े से मैं क्या बना दूं, शर्ट, और तीसरा क्या था, विद इन द सेम ईयर, 1 ईयर नहीं, सेम ईयर। आपने अगर 30 मार्च को खरीदा है और 31 तक नहीं इस्तेमाल किया तो वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। 1 ईयर तो रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट के लिए था। फर्क समझ में आ रहा है। तो इसमें से जो सामान आपने विद इन द ईयर इस्तेमाल नहीं किया वो कहां चले जाता था, यहां पे इन्वेंट्री आ जाता था। इन्वेंट्री, तब से मैं आपको यही कहानी पढ़े जा रहा हूं ना। तो यही कहानी यहां पे न्यूमेरिकल के लिए भी लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा, कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस। आया समझ में। ये जो इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा है ये कैसे निकलेगा, बिजनेस यानी कि जो फर्म इन्वेस्ट करता है, जो रेजिडेंट्स कंस्ट्रक्शन के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए करते हैं, हाउस होल्ड्स का इन्वेस्टमेंट, और जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक के ऊपर जैसे फ्लाईओवर वगैरह गवर्नमेंट बनवाती है, वो इन्वेस्टमेंट्स। तो ये टर्म्स बड़े ध्यान से याद करने हैं। दोबारा से बच्चों ध्यान से देखिएगा। ब्रॉडली यहां पे कितने हैं, मैं इसको ब्लैक कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4। ब्रॉडली हाउस होल्ड का कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन, फर्म का इन्वेस्टमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रॉडली। बट आपको इसके अंदर डिटेल क्या याद रखना है, इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा, क्योंकि वहां पे फिक्स्ड और चेंजिंग दोनों इन्वेस्टमेंट आती है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट का फर्म्स का इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, सब कुछ कवर होना चाहिए। क्या समझ में आता है हमें, क्लियर हुआ ये वाला। अब पेपर में ज्यादातर जो आएगा ना आपको, वो ये बोलेगा कि भैया ये डाटा है, इससे नेशनल इनकम निकालिए 2 मेथड से। तो उसका एक रिकंसिलिएशन यहाँ पे गिवन है शॉर्ट के अंदर, ये भी आपकी बुक में से लिया है मैंने। ये अल्टीमेटली समरी बुक ही है आपकी। ये देखिए, ये आ गया इंपॉर्टेंट, जो प्रिकॉशंस है ना, ये प्रिकॉशन सारे के सारे एक जगह पे लिख दिए मैंने।
आपकी बुक में भी ये मेंशन्ड है प्रॉपरली, बट बच्चा पढ़ता नहीं है, तो मैंने उसको कोशिश करा है कि एक ही जगह पे पुट कर दे कि क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान से देखना, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, ट्रांसफर इनकम, कंपल्सरी पेमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे इंक्लूड नहीं होते हैं, और उसका साथ साथ में रीजन भी गिवन है। तो पेपर में जब आता है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बताइए इंक्लूड होगा या नहीं होगा और उसके रीजन क्या है। समझ में आती है बात। और यहां पे अगले में देखेंगे तो इंक्लूडेड गिवन है कि ये सब इंक्लूडेड है, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, और उसका रीजन भी गिवन है हमें, पेपर में ये आ जाता है। क्या क्लियर होता है हमें। अब ना ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर के टुवर्ड्स द एंड कुछ ऐसा थ्योरी का पार्ट है जो आपको करके जाना जरूरी है। कहाँ आ गया बताइए। ये कहां से चल गया भाई। ये इससे निकल जाएगा, पकड़ो पकड़ो जल्दी कर लो भाई, कहीं वहां चला जाए, उसके अंदर रैप करके निकाल दो बाहर। कर देंगे ना, डर तो नहीं लगता ना। एक मिनट रुक जाएगा ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ पे कुछ अलग सिनारियो हो गया। आ गया? बता देना भाई। चलिए आइए रिज्यूम करें। नेशनल इनकम के टुवर्ड्स द एंड ना ये कुछ टॉपिक्स आते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बारी ना मैंने देखता हूं ये थोड़ा सा इसमें से पूछ लेते हैं बहुत बार। समझिए, जैसे 2014-15 चल रहा है मान लो, और ये रहा 2024-25। 2014-15 के अंदर हम कहते हैं कि हमारा जीडीपी हमें निकालना है, तो उस टाइम का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय उस टाइम का क्वांटिटी। 10 रुपए का प्राइस, 100 रुपए का क्वांटिटी, तो हमारा जीडीपी कितना हो गया, 1000 रुपए का। अब 2024-25 के अंदर आज का प्राइस, आज की क्वांटिटी हमारी हो गई मान लो 20 रुपए, और ये 200 रुपए, तो ये हो गया 4000। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि हमारा जीडीपी 4 गुना हो गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना दो चीजें बढ़ रही हैं, एक तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, ये तो प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रहा है, और एक प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस क्यों बढ़ता है? ड्यू टू एक सेकेंड, ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है ना, चेक कर लेंगे। ये ड्यू टू इन्फ्लेशन होता है। अब ये कहना कि आपकी जीडीपी बढ़ गया क्योंकि आपके देश में महंगाई बढ़ गई है, सही चीज नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि आपने ये जीडीपी आज के प्राइस पे किया, तो आप क्या करते हो, देखो इन दोनों सालों का कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, क्योंकि बीच में महंगाई भी बढ़ गई 10 सालों में। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी आज का ले लेते हैं और प्राइस यहां का ले लेते हैं। इस साल को हम बेस ईयर भी बुलाते हैं। तो ये हो जाता है 10 रुपए इंटू 200 विच इज 2000 रुपए। ये बताता है एक्चुअल में आपकी जीडीपी सिर्फ 100% यानी कि 2 गुना ही हुई है, क्योंकि ये मेजर करता है जीडीपी को एट अ कांस्टेंट प्राइस, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम द बेस ईयर। क्या समझ में आई बात? तो
इस चीज को पढ़िए, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जिसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोल रहे हैं, इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। ये तो डेफिनेशन हो गया। मेजर्ड एट प्राइस ऑफ द करंट ईयर, प्राइस कौन से ईयर का है? करंट ईयर का है। आज का प्राइस, आज का क्वांटिटी 4000। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, रियल नेशनल इनकम। तो इसका एक और नाम भी दे रखा है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम या जीडीपी बोल लीजिए, बात एक ही है। और इसे क्या बोलेंगे? रियल नेशनल इनकम या जीडीपी, बात एक ही है। कहां है भाई? है? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई बड़ी दिक्कत कर रखी है कॉकरोच ने। चलो अब कंप्लीट कर लेते हैं इसको। इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। तो हमने यहाँ पे बेस ईयर प्राइस किसको लिया है? 14-15। इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम इज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट ओनली। इसका ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, जैसे आप इसको समझिए, नॉमिनल इनकम, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। जैसे अगर इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो 4000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो जाएगा 4:2, दैट इज 2। तो इससे ये पता लग रहा है कि आपके बेस ईयर के कंपैरिजन में अब महंगाई कितनी हो गई है? 200%। यानी कि आप समझिए, मैं दोबारा से समझाता हूं। आपने किया 4000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो गया ना 2, इंटू 100 करेंगे तो 200%। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में आपका महंगाई 200% बढ़ गया है। यानी कि पिछले 10 साल में इस एग्जाम्पल में आपका 200% का इन्फ्लेशन। इसे आप करंट प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं, और एक और एग्जांपल में इसे ही जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, जीडीपी डिफ्लेटर और करंट प्राइस इंडेक्स में। इस एग्जांपल को फटाफट से कॉपी मारिए, यह आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प देगा। करिए इसको कॉपी। फर्स्ट, यहीं पे कॉपी कर लीजिए। चलो डन। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत बारी ना इसमें से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये लास्ट का एकदम टॉपिक है आपका।
जीडीपी का ना लास्ट में लिखा होता है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी कैन नॉट बी टेकन एज सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशंस। इसको कई बार बोलते थे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मिला कहीं नहीं आया ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इनइक्वालिटी बढ़ जाता है। अब जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड के टॉप 5 में है, बट इंडिया की इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अमीर और गरीब ऑलमोस्ट बराबर पे, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। आप समझ रहे, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ये नहीं बताता। चेंजेस इन प्राइसेस, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये जीडीपी कहीं ना कहीं ढंग से नहीं बताता। इसी वजह से हमें जीडीपी, डिफ्लेटर और अदर कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे, जैसे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज, इनको आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे। या फिर आप जो रिलैक्स करते हो, रिलैक्सेशन जब कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे जो मतलब उन एक्टिविटीज को भी कंसिडर नहीं कर रहे, हॉबीज को कंसिडर नहीं कर रहे। एक्सटर्नैलिटीज, इस पे बहुत बारी आता है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने कुछ किया जिसका इंपैक्ट थर्ड पर्सन या सोसाइटी पे पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, बताओ कौन है ये, वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है ना? ये अब बच्चा सिगरेट पी रहा है या कोई भी बंदा सिगरेट पी रहा है। अब सिगरेट पीने से होगा क्या? वो अपने तो नुकसान कर ही रहा है और साथ में आसपास जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी क्या होगा? चेन स्मोकिंग। तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? इस पे बहुत बारी 1 मार्कर आता है कि आपके कुछ एक्शंस की वजह से सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़, ये पॉजिटिव भी हो सकता है इंपैक्ट, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इंपैक्ट है तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, उसका नेगेटिव इंपैक्ट है जैसे आपने कुछ प्रोड्यूस किया, उससे पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, तो वो कहां जाएगा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। क्या आया समझ में? रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब जीडीपी तो बढ़ रहा है बट इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, अब ये जीडीपी कहां से आ रहा है? सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है भाई? कहां से सबसे ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीडीपी का? ये भी जीडीपी नहीं बता। तो इस पे 1 मार्कर्स बहुत बारी आ जाते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। ये देखिए लास्ट में सिनोनिम्स हैं, इनको रीड कर लीजिएगा और ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश है। आपका आज का होमवर्क जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है, फॉरेन एक्सचेंज बीओपी के एमसीक्यूज करने हैं, नेशनल इनकम के एमसीक्यूज एंड रिवीजन वगैरह, इलस्ट्रेशन 1 से लेके 10 चैप्टर 3, इलस्ट्रेशन 1 से लेके इलस्ट्रेशन 35 चैप्टर 4। क्या आज का सेशन हमें क्लियर होता है?